Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to another new video. If you are new here, hi, I'm Sanita Das, currently pursuing BTech in Mechanical Engineering at IIT Bombay. And today's video is kind of different video. मैं बहुत दिन से एक story time बनाने का सोच रही थी and finally I had gathered all the courage to sit and talk about it. So this is something kind of my personal experience while giving my JEE first attempt. And I wanted to share this experience a long ago, but मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं. So finally, I am here to tell you what actually happened with me during my first attempt. And yeah, so I want to add a disclaimer that this video doesn't mean to attack anyone or hurt anyone or anything. It's just my personal experience, what I have gone through during that time. So yeah, without any further ado, let's get started. So as you guys already know कि मैंने मेरा preparation कोटा से किया था and the time was 2021 2022, तो it was COVID time. सो जब मेरा कोचिंग शुरू हुआ, बेसिकली मेरा ऑनलाइन कोचिंग शुरू हुआ था. लाइक आई हैव टेकन एडमिशन इन ऑफलाइन बैच, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन, ड्यू टू लॉकडाउन, मेरा कोचिंग शुरू में ऑनलाइन था. एंड देन सितंबर 2021 सितंबर में आई वाज कॉल्ड फॉर ऑफलाइन कोचिंग. तो आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हो कि जेई के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है. एंड ऑनेस्टली मेरे टाइम पे मैं भी इसी चीज पे फंसी हुई थी. तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कोई भी अच्छा कोचिंग, कोई भी बड़ा नाम मिल जाए लाइक एलन, आकाश, तो जाके सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, मेरा जेई प्रेप हो जाएगा अच्छे से. बट बाद में जाके रियलाइज हुआ कि इससे कंफ्यूजन और बढ़ा ही है. एक्चुअली एक जेई एस्पिरेंट को चाहिए क्या होता है? मेन थिंग इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, अच्छा कंटेंट, दैट इज मॉड्यूल और जो भी तुम कोचिंग का कंटेंट पढ़ रहे हो वो, टेस्ट एनालिसिस, ये सभी चाहिए होता है एक स्टूडेंट को. अब ऑफलाइन का अलग ही फंडा है, फीस बहुत हाई होती है एंड बैचेस भी बहुत हाई होते हैं, तो डाउट सॉल्विंग का टाइम नहीं मिलता एंड हर जगह बेस्ट फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं होती. बट ये सिस्टम टेस्टेड है, रिजल्ट अच्छे खासे आते हैं, बट हर स्टूडेंट को सेम एक्सपोजर मिले वो जरूरी नहीं. अब ऑनलाइन ने तो सब कुछ चेंज कर दिया. फिजिक्स वाला अनअकैडमी ने इतने ऑप्शंस दे दिए हैं कि एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है एंड साथ साथ कंफ्यूजन भी बहुत बढ़ गया है. एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज प्लेटफॉर्म का नाम नहीं, उसका सिस्टम मैटर करता है. जैसे कि फिजिक्स वाला का अर्जुना बैच, यहाँ मुझे जो चीज डिफरेंट लगी वो है स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी. अब यहाँ पे फैकल्टी वही लोग हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं एंड ऑनलाइन में एक्चुअली किस तरीके से पढ़ाना होता है वो उनको बहुत अच्छे से पता है. अब एक चीज जो मुझे जेन्युइनली यूजफुल लगा, दैट इज अगर एक टीचर का पढ़ाना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास स्विच करने का ऑप्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्लेटफॉर्म भी स्मूथ होना चाहिए, क्लासेस कैंसिल ना हो, प्लेटफॉर्म लैग ना करे, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेसफुल है. एंड में सिलेक्शन प्लेटफॉर्म नहीं करता, स्टूडेंट करता है. बट हाँ, सही प्लेटफॉर्म तुम्हें डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस जरूर देता है. तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, स्मार्टली चूज करो. अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड स्टेबल सिस्टम चाहिए तो फिजिक्स वाला का अर्जुना बैच इज समथिंग डेफिनेटली यू कैन कंसिडर. आई वेंट टू कोटा एंड आई हैव सेटल्ड देयर. आई स्टार्टेड स्टडिंग देयर. उसके बाद 2022 के जनवरी में फिर से लॉकडाउन हुआ वापस एंड एक महीने का लॉकडाउन था. उसके बाद सबको वैक्सीन दिया गया एंड उसके बाद कोचिंग फिर से नॉर्मलाइज होने लगा, मतलब ऑफलाइन कोचिंग शुरू हुआ. तो हम में से बहुत लोगों ने ऐसे अज्यूम कर लिया था कि जेई पोस्टपोन होगा, क्योंकि 2022 में जेई का 4 अटेम्प्ट हुआ था, लाइक जेई मेंस का 4 सेशन हुआ था, जो कि सिर्फ 2 ही होता है. तो हमने सोच लिया कि हाँ, कुछ तो होगा ही, लाइक जनवरी में तो नहीं हो सकता. तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे और बहुत चिल होके पढ़ रहे थे बेसिकली. एंड बहुत लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया था ये सोच के कि हाँ बहुत पोस्टपोन हो जाएगा, बहुत लेट होगा, कोई बात नहीं, और 4 अटेम्प्ट होगा, देख लेंगे कभी ना कभी. क्योंकि 2022 में 4 अटेम्प्ट हुआ था एंड ऊपर से जेई एडवांस हुआ था अक्टूबर में. तो अगर लाइक तुम प्रेप कर रहे हो 2022 में 2023 के लिए, तो अगर तुम्हारा जेई एडवांस अक्टूबर में है तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, ये सोच के लोग पढ़ ही नहीं रहे थे, पढ़ाई ही छोड़ दिया था. तो मैं पढ़ रही थी बट आई वॉज थिंकिंग कि हो जाएगा यार, पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, अभी तो लॉकडाउन खुला है, हम भी तो लॉकडाउन किड है, तो क्यों नहीं होगा, ऐसे सोच के मैं पढ़ाई कर रही थी. एंड देन आया 2022 का दिसंबर, जब एनटीए ने रिलीज कर दिया डेट शीट की जनवरी में ही हो रहा है,
कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जनवरी में ही हो रहा है, कुछ पोस्टपोन नहीं हो रहा। एंड फिर जाके जो झटका लगा था हम लोगों को कि भाई अब तो टाइम ही नहीं है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इनिशियली तो मैं थोड़ा सा पैनिक कर गई कि कैसे मैनेज करूंगी, 1 महीने में पेपर है। एंड देन क्योंकि मेरे घर वाले कोटा नहीं आ सकते थे, आई हैव डिसाइडेड कि मैं घर से पेपर देती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी पापा भी साथ में रहेंगे, साथ में छोड़ के आएंगे मुझे एग्जाम सेंटर, तो थोड़ा मेंटल सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड ऑल्सो एग्जाम के टाइम में मुझे खाने पीने का उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ सुबह 7 बजे उठ के मुझे मेस जाना है, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मतलब जब भी उठूँ मुझे खाना मिल जाएगा घर पे। घर पे तो खाना पीना का इतना टेंशन होता नहीं है। एंड मेरे मम्मी पापा ने भी वही सजेस्ट किया कि घर आ जाओ, घर में हम पैम्पर भी कर पाएंगे और तुम अच्छे से प्रिपरेशन भी ले सकोगे। तो वही डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है, मैं घर जाऊंगी जनवरी फर्स्ट वीक में। एंड देन जनवरी के लास्ट वीक में जाके मेरा पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे 30 डेज पहले मैंने पैकिंग शुरू किया, मतलब जब मुझे पढ़ना चाहिए था तब मैंने पैकिंग करना चालू किया। एंड आई किड यू नॉट, मेरे पास इतने सामान थे, इतने सामान थे, इतने सामान थे कि पैकिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। भाई साहब इतने सामान कौन लेके जाता है। मैं जब कोटा गई थी, मेरे मम्मी ने मेरी एक के लिए 14 लगेज पैक किया था, 14 लगेज। आई डोंट नो इतने सामान मैं क्यों लेके गई थी। इट्स लाइक मम्मी ने डिटर्जेंट से लेके नमक, चीनी, दूध, सब कुछ दे दिया था। पता नहीं क्यों दिया था मम्मी को। मम्मी को इनिशियली लगा था उधर कुछ मिलेगा नहीं, तो मम्मी ने सब कुछ पैक कर दिया। तो अब वो सारे सामान मेरे पास उधर पड़ा था। अब आई हैड द ड्यूटी टू पैक देम ऑल फिर से। एंड मेरा दिमाग खराब हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा पैकिंग। तो मेरे पापा और मेरे भैया आए थे मुझे कोटा से वापस लेने। एंड उन लोगों ने मेरा सामान देख के उन्होंने डीटीडी से बुक करी कि वो होता है ना कार्टन में सामान पैक करके वो पहुंचा देते हैं तुम्हारा घर, तो वैसा एक सिस्टम था। तो वो हमने बुक किया। उसमें 6 इतने बड़े बड़े कार्टन में मेरा सामान पैक हुआ। उसके बाद भी मेरे पास 4 सूटकेस हुए। तो तुम समझ सकते हो मेरे पास कितने सामान थे। मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उधर कोविड के वजह से उन्होंने डबल ऑक्यूपेंसी में लोगों को रखना बंद कर दिया था। तो आई यूज टू स्टे अलोन इन अ डबल ऑक्यूपेंसी रूम। तो मेरे पास 2 अलमीरा था, सब कुछ दो दो था, 2 बेड था, 2 अलमीरा था। तो 2 अलमीरा था, तो मेरे पास जितने सामान थे, मैं घर से भी बहुत सारे सामान उसके बाद लेके आई, कपड़े लेके आई, मैंने बहुत बुक्स खरीदे। तो 2 अलमीरा ऐसे भर चुका था, जो कि 1 अलमीरा पर पर्सन का होता है। मैं 2 अलमीरा यूज कर रही थी, तो तुम समझ ही सकते हो मेरा डबल हो चुका था सामान। तो उसके वजह से इतनी डिफिकल्टी हुई हमें सामान पैक करने में, फिर वो सामान वहां से घर लेके आने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर तुम लोग बाहर पढ़ने जा रहे हो, मिनिमल सामान लेके जाओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बस वही लेके जाओ। 2-4 कपड़े लेके जाओ, ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैं पता नहीं क्यों इतने सारे कपड़े लेके गई थी। एंड जो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेके जाओ, मतलब बुक्स तो इंपॉर्टेंट होती है, बुक्स ले लो, बट आलतू फालतू सामान ज्यादा मत रखो, क्योंकि फिर तुम्हें डिफिकल्टी होगी वो सब पैक करने में, वो वापस लाने में। तो जितना मिनिमल सामान से काम चल सकता है उतना रखो बस। सो फिर मैंने ये सब पैक करके मैं घर पहुंची। घर में 2 दिन तो लग ही गया सब कुछ सेटल होने में, सारे बुक्स वगैरह फिर से वो निकालने में, अनपैकिंग करने में। तो वो सब करके 2 दिन में मैं सेटल हो गई। एंड उसके बाद मैंने फिर से मेरा प्रिपरेशन चालू किया। एंड फिर जाके टाइम आया रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसा होता है कि तुम जेई मेंस का मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जी ऑल नो। वहाँ पे तुम्हारे डिटेल्स वगैरह भरना होता है, और एक चीज होता है दैट इज सेंटर चूज करना होता है कि कौन से सेंटर से तुम देना चाहते हो पेपर। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरा होम टाउन कोलकाता से बहुत दूर है, मतलब 5 घंटे का डिस्टेंस है मान लो। तो मेरे होम टाउन का सिर्फ एक ही सेंटर था, और वो न्यू बना था। एंड बाकी सारे सेंटर कोलकाता में थे, जो ऑलरेडी पहले भी थे। मैं और पापा रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो हमने तो ऐसे डिसाइड कर लिया था कि कोलकाता ही जाना पड़ेगा, तो 1-2 दिन पहले जाके रह लेंगे उधर। जब हमने देखा कि हमारा होम टाउन का सेंटर भी है उधर, तो मैंने और मेरे पापा ने डिसाइड किया जब घर के बगल में सेंटर है तो हम कोलकाता क्यों जाएंगे, हम इधर ही कर लेंगे। तो उधर प्रेफरेंस डालना होता है कि तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा सेंटर है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा सेंटर है, क्योंकि बहुत सारे प्रेफरेंस लेते हैं, उसके बाद एक तुम्हारा अलॉट होता है। तो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में हमारा होम टाउन वाला सेंटर डाला, एंड बाकी प्रेफरेंस में जो कोलकाता के सेंटर थे बाकी सारे डाल दिए। अब उसके अकॉर्डिंग मेरा एडमिट कार्ड आया, एंड उसमें गेस व्हाट मुझे कौन सा सेंटर मिला था।
होम टाउन वाला सेंटर, ऑब्वियसली वही मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था। तो वही मैं प्रिटी चिल के, हाँ चलो ठीक है, 1-2 दिन पहले नहीं जाना पड़ेगा। फाइनली वो दिन आया, मेरा थर्ड डे, सेकंड शिफ्ट था, 2:30 बजे से आई गेस शिफ्ट था। तो हम 1 बजे निकल गए थे। तो 1 बजे जाके हम उधर पहुंचे, क्योंकि उधर भी बहुत सारे प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से तुम्हें, मतलब तुम पहले चले जाओगे तो बेटर होगा। और कोविड का टाइम था तो और भी पहले जाना बेटर था, क्योंकि पहले तो टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, टेम्परेचर और मास्क पहने हो या नहीं, ये सब बहुत चेक करते थे। तब कोविड तब जस्ट खत्म हुआ था, तो ये सब तो मैंडेटरी था। तो मैं ऐसे मास्क वास्क लगा के गई, अंदर गई, टेम्परेचर चेक हुआ, उन्होंने ऐसे क्यू में खड़े कर दिया हम सब लोगों को एक एक करके। अब जो चेक होता है दैट इज बायोमेट्रिक। तो जेई मेंस में ऐसा होता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक चेक होता है। अब मैं लाइन में खड़ी हूँ बायोमेट्रिक चेक करने के लिए। तो टर्न बाय टर्न हो रहा है, अब मेरा टाइम आया। मेरे पहले भी बहुत लोगों का ऐसे मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे वेट कर रहे हैं, उनका हुआ नहीं। तो इन जनरल अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बायोमेट्रिक कौन सा बायोमेट्रिक है। आई कुडंट इवन रिमेम्बर कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कि इन जनरल कुछ हो रहा होगा। तो उधर बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा थंब का प्रिंट चेक होता है। वो एक मशीन होता है ना, ग्रीन कलर का आता है, तो वो चेक होता है। बेसिकली ये क्या है, जो तुम्हारा जो आधार कार्ड है उसमें तुमने कभी अपना बायोमेट्रिक देके तुम्हारा आधार कार्ड बनवाया था, तो उस बायोमेट्रिक से तुम्हारा अभी वाला फिंगरप्रिंट मैच होता है। मेरा जब टाइम आया मैं गई, तो उन्होंने बोला कि अपना थंब उधर लगाओ। मैंने लगाया, एक बार लगाया अनमैच्ड, 2 बार लगाया अनमैच्ड, 3 बार लगाया अनमैच्ड, 10 बार लगाया अनमैच्ड। तब जाके मेरी फट गई कि भाई ये क्या हो रहा है, अनमैच क्यों आ रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने इस उंगली का बोला अनमैच अनमैच अनमैच। फिर पैर का उन्होंने थंब बोला, वो भी अनमैच। मैं उधर आधे घंटे से खड़ी हूँ और मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही। एंड दिस इज माई जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम, जिसके लिए मैंने 2 साल कोटा जाके प्रिपरेशन लिया है। और मुझे सब टूटता हुआ दिख रहा है सामने, मेरी इतनी फट गई मेरे को। तब जनवरी था, वेस्ट बंगाल में जनवरी में बहुत ठंडी होती है, मुझे गर्मी लग रही है उस टाइम, मेरे को पसीना आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। नहीं हो रहा मैच, नहीं हो रहा मैच, नहीं हो रहा। मैं उधर ही बैठ गई कि मुझे नहीं पता, कुछ तो करो। तो वो जो भैया थे उन्होंने मुझे कंप्यूटर अलॉट किया, मैं उधर जाके बैठी क्योंकि एग्जाम का टाइम हो रहा था। मैं उधर जाके बैठी और उन्होंने बोला कि यू मे हैव टू फिल अ फॉर्म, तो वो हम आपको बाद में बता देंगे, अभी आप जाके बैठो जल्दी। तो मैं जाके बैठी, मेरी फटी पड़ी है, मेरा सब कुछ, मतलब आई वॉज लिटरली शिवरिंग कि ये मेरे साथ क्या हो गया अभी। तो फाइनली मतलब somehow I gathered all the courage and मैंने स्टार्ट किया मेरा पेपर। एंड उस टाइम मतलब, अगर तुम लोगों ने कभी फेस किया हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इट हैपेंस टू मी अ लॉट कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर देने जा रही हूँ तो ऑलरेडी मेरे अंदर नर्वसनेस काम कर रही है, उसके ऊपर अगर कोई चीज ढंग से ना हो तो दिमाग इतना फ्रीज हो जाता है ना उस टाइम पे कि दिमाग को फिर से वो वर्किंग फेज में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। जब मेरा पेपर शुरू हुआ, मेरा दिमाग तब भी ब्लैंक होके वही सोच रहा है कि मेरा बायोमेट्रिक कैसे मैच नहीं हुआ, अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं क्या करूंगी, यही सोचा जा रहा है। आई कांट इवन फोकस ऑन माई पेपर। अब जाके जब मैं पेपर देने बैठी, याद है भैया ने बोला था कि यू मे हैव टू फिल अ फॉर्म, बस पेपर के बीच में वो लोग फॉर्म लेके आए कि ये फिल करो अभी आके। मैं तब पेपर दे रही हूँ, एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो अपने आप सबमिट हो जाता है। उस टाइम आप आके मुझे बोल रहे हो कि अभी के अभी ये फॉर्म फिल करके दो क्योंकि तुम्हारा बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ। आई वॉज सो शॉक्ड, मतलब मैं ऑलरेडी शॉक में हूँ, मैं शॉक से बाहर ही नहीं आ पा रही एग्जाम के बीच में। तो मैं एग्जाम के पेपर छोड़ के मैं वो फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, एक फॉर्म फिल कर दिया अब खत्म। तो ऐसे हो रहा था कि इसमें उनकी भी गलती नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि मेरी ही गलती है, मैंने मेरा आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया था। तो एक बार मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने सबमिट कर दिया उनको, वो भैया आए फिर से, मैंने दे दिया उनको, मैंने फिर से पेपर लिखना स्टार्ट किया, मतलब पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर से दूसरे भैया आए,
वो पूछने लग गए कि तुमने ये फॉर्म फिल किया, तुम्हारा बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है, तो तुमने ये सब किया। मैंने बोला हाँ मैंने कर दिया, वो हो गया है। तो फिर से 10 मिनट बाद और एक भैया आके बोलते हैं आपने ये फॉर्म फिल किया? मैंने बोला हाँ कर दिया मैंने फिल फॉर्म। तो फिर से पूछते कि सुनो तुम्हारा जब भी पेपर खत्म होगा तुम हमसे आके ऑफिस में मिलना। तो ऐसे 3 घंटे का पेपर है, उसमें 10 मिनट बाद बाद लोग आए जा रहे हैं। मेरा दिमाग ऑलरेडी उधर फट चुका है, मैं और पेपर देने के सिचुएशन में ही नहीं हूँ। तो किसी भी तरह मैंने मेरा अटेम्प्ट खत्म किया एंड मैं निकली। मैं ऑफिस में जाके उनसे मिली, उन्होंने बोला हाँ ठीक है अब तो सॉर्ट हो गया है, फिर ओके यू मे गो। तो आई वाज लाइक कि अगर आपको फॉर्म फिल करना था, आप पेपर के बाद भी तो करवा सकते थे ना मेरे से। लाइक पेपर के बीच में ही क्यों, पेपर के बीच में इतना डिस्टर्ब क्यों करना है आपको मुझे। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। बट मेरी ही गलती थी, सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही थी, क्योंकि आधार कार्ड मैंने बनवाया था तो मेरा ये थंब शायद उतना डेवलप भी नहीं हुआ था। अभी मैं 12th देने वाली हूँ, इट्स डेफिनेटली इट्स नॉट गोना मैच। तो इसमें मेरी गलती है, आई शुड हैव अपडेटेड माई आधार कार्ड का बायोमेट्रिक पहले से, बट मेरे दिमाग में वो था ही नहीं कि जेई मेंस में बायोमेट्रिक होता है। तो फिर सब कुछ हो गया एंड मैं सेंटर से निकल रही हूँ एंड मेरे पापा सामने खड़े हैं, मेरा मुंह पूरा, शक्ल पूरा उतरा हुआ है। पापा देख के पूछते कैसा गया पेपर। मतलब पापा को आइडिया हो गया था मेरा शक्ल देख के कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। पापा पूछते कैसा गया पेपर। मैंने बोला पता नहीं। पापा पूछते एग्जैक्टली क्या हुआ था। उनको लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैंने बोला कि बायोमेट्रिक था एंड शुरू के आधे घंटे तक मेरा बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये सब बोला एंड देन पापा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, लाइक सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से दे देना, उससे पहले हम बायोमेट्रिक तुम्हारा अपडेट कर देंगे। एंड पापा को देख के लग रहा था पापा बहुत डिसहार्टन हुए हैं, क्योंकि सबका एफर्ट गया है यार, मेरे को कोटा भेजने के लिए पापा का भी एफर्ट गया है, मेरा एफर्ट गया है, मेरे पेरेंट्स का, सबका एफर्ट गया है। तो उस एफर्ट को मतलब ऐसे टूटते हुए देखकर सबको बुरा लगेगा, पापा को भी लगा है बुरा, बट पापा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो मैं घर आई, मम्मी को बताया, मम्मी बहुत टेंस्ड हो गए कि आ, पता नहीं कैसा गया होगा इसकी वजह से। तो नेक्स्ट दिन सुबह उठते फर्स्ट काम हमने जो किया दैट इज ऑफिस जाके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट करना। वो हमने बायोमेट्रिक का सारा काम खत्म किया। वो आई गेस 15 दिन में सब कुछ अपडेट होके आ गया था, मेरा नंबर वगैरह सब अपडेट हो गया था। एंड देन जाके जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट देने गई, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने और एक चीज किया था, याद है मैंने मेरा होम टाउन डाला था एंड उसके बाद मैंने कोलकाता के सेंटर्स डाले थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सारे सेंटर कोलकाता के डाले थे। जो भी चीज होता है अच्छे के लिए होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सेकंड अटेम्प्ट बहुत स्मूथ था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स आई हैव, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स God has given me. So yeah, that was a little story time about my JEE first attempt. It was horrible experience for me because मेरी गलती के वजह से मुझे सफर करना पड़ा। And end में I want to say that whoever is gonna give JEE mains, just to make sure कि तुम्हारा जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अप टू डेट रहे, तुम्हारा बायोमेट्रिक, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वो अप टू डेट है, वो पुराना वाला बायोमेट्रिक को एक बार अपडेट कर लो। इट विल बी बेटर फॉर यू। पेपर के पहले अगर कोई दिक्कत ना आए तो तुम्हारा ब्रेन भी सही से काम करता है। So yeah, that was all about it. I hope you guys like this video. If you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.